हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वोल्टेज फ्लक्चुएशन के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन बेसिकली होता क्या है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने के पीछे रीजंस क्या क्या होते हैं और वोल्टेज फ्लक्चुएशन का इफेक्ट क्या होता है, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। टू द पॉइंट में आपको बताऊंगा कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन किसे कहते हैं, वोल्टेज फ्लक्चुएशन किन रीजंस के वजह से होता है और वोल्टेज फ्लक्चुएशन का इंपैक्ट क्या पड़ता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे, ये आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता क्या है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन बोलते किसको हैं। तो अगर हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में बात करें तो हमारा डोमेस्टिक में जो वोल्टेज लेवल होता है ये 220 से 230 वोल्ट के लगभग होता है। तो अगर ये वोल्टेज स्टेबल नहीं रह पाता, अगर इस वोल्टेज में बार बार अप एंड डाउन्स होते हैं, कभी वोल्टेज काफ़ी कम हो जाता है, कभी वोल्टेज एकदम से बढ़ जाता है, तो इस इनस्टेबिलिटी को ही वोल्टेज फ्लक्चुएशन कहते हैं। यानी कि आपका जो वोल्टेज है ये एक पर्टिकुलर रेंज में स्टेबल नहीं है, इसमें बार बार फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, ये कभी बहुत ज़्यादा तो कभी बहुत कम हो रहा है, इसी को हम लोग वोल्टेज फ्लक्चुएशन कहते हैं। दोस्तों, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कॉजेस हमें पता हो कि वो कौन कौन से रीजंस होते हैं जिनके वजह से वोल्टेज फ्लक्चुएशन की कंडीशन बनती है। तो सबसे पहला जो कॉज है, सबसे पहला जो रीज़न है जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन को जन्म देता है, वो होता है ओवरलोड कंडीशन। देखिए, आपका जो ट्रांसफार्मर है, जिस ट्रांसफार्मर से आपने लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया है, उस ट्रांसफार्मर पे अगर लोड ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये है कि वो ट्रांसफार्मर जितने लोड के लिए डिज़ाइंड है, वो ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोड अगर उस पर कनेक्ट हो रहा है या तो फिर उसकी कैपेसिटी फुल हो रही है, तो इसको हम लोग ओवरलोडिंग कंडीशन कहेंगे। तो अगर आपका जो ट्रांसफार्मर है वो ओवरलोडेड है तो उसके वजह से भी आपके सिस्टम में वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की कंडीशन बनने लगेगी। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज़ और है कि ये जो ओवरलोडिंग है ये सिर्फ ट्रांसफार्मर तक ही लिमिटेड नहीं है। जब हम लोग वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि जब हम लोग लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आर फेज़ में हमने कुछ घरों को कनेक्ट कर दिया, वाई फेज़ में कुछ लोड कनेक्ट कर दिए, बी फेज़ में कुछ लोड कनेक्ट कर दिए, तो हर एक फेज़ में कितनी कैपेसिटी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और कितना लोड हमने एक्चुअल में कनेक्ट कर रखा है, इसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। आपका जो आर फेज़ है उसकी लोड कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितना लोड सस्टेन कर सकता है और आपने कितना लोड उस पर कनेक्ट कर दिया है। वाई फेज़ में आपने कितना लोड कनेक्ट कर दिया है और वाई फेज़ की कैपेसिटी कितनी है, बी फेज़ की कैपेसिटी कितनी है। हर एक फेज़ में भी आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कितने एम्पियर का लोड आपने कनेक्ट करके रखा है और उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो अगर किसी एक फेज में भी ओवरलोड की कंडीशन बनेगी तो उस फेज में जो भी लोड कनेक्टेड हैं वहां पर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की कंडीशन दिखने लगेगी। दूसरा रीज़न दोस्तों होता है इनकरेक्ट केबल साइज़ का सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग रेसिडेंस की ही बात करें तो मान लीजिए किसी सोसाइटी को बनाते वक्त आपने एक पर्टिकुलर स्क्वायर mm का केबल यूज़ कर दिया हाउस होल्ड वायरिंग के लिए। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर उस सोसाइटी की, उस पर्टिकुलर हाउस की कैपेसिटी बढ़ने लगती है, जिस इक्विपमेंट के हिसाब से आपने केबल का सिलेक्शन किया था, अब ज़्यादा इक्विपमेंट कनेक्ट होने लगे हैं, ज़्यादा लोड उसमें अब कनेक्ट होने लगा है, तो आपका जो केबल का साइज़ था वो अंडररेटेड होने लगेगा और ये भी एक कारण बनेगा वोल्टेज फ्लक्चुएशन का। इसलिए जब भी केबल का सिलेक्शन किया जाता है तो ये भी देखा जाता है कि एट प्रेजेंट लोड कितना है, ये तो ठीक है, पर फ्यूचर में कुछ सालों बाद इसका अगर लोड बढ़ता है, अगर और ज़्यादा लोड इस पर हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो हमारे जो केबल की साइज़ है वो अंडररेटेड नहीं होनी चाहिए। फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आपको केबल साइज़ का सिलेक्शन करना है। अदरवाइज़ एट प्रेजेंट तो आपकी केबल साइज़ सही रहेगी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब लोड बढ़ेगा तो यही केबल की साइज़ अंडररेटेड हो जाएगी, जिसके वजह से वोल्टेज फ्लक्चुएशन की कंडीशन बनने लगेगी। इसके बाद दोस्तों, तीसरा रीज़न होता है फ्लोटिंग न्यूट्रल का। देखिए, आपका जो ट्रांसफार्मर होता है, जिस ट्रांसफार्मर से लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसका न्यूट्रल हमेशा ग्राउंड किया हुआ रहता है। बट किसी रीज़न से अगर मान लीजिए वो ग्राउंडिंग इफेक्टिव नहीं रही, अगर आपका ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल ग्राउंड नहीं रहा, तो उसमें फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन बनेगी। और जब आपका न्यूट्रल स्टेबल नहीं रहेगा, जब आपका न्यूट्रल फ्लोटिंग कंडीशन में रहेगा, तो वहाँ पर भी वोल्टेज फ्लक्चुएट होने
लगेगा, क्योंकि आपका जो न्यूट्रल है इसमें वोल्टेज आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उस वजह से ये चीज़ ध्यान रखी जाती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कि ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल है ये प्रॉपरली ग्राउंड होना चाहिए। पर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पॉइंट बिल्कुल पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल अगर ग्राउंड नहीं होगा तो वो भी एक कंडीशन बनेगी वोल्टेज फ्लक्चुएशन की। अगला रीज़न दोस्तों आता है पावर सिस्टम में कोई फॉल्ट कंडीशन का राइज होना। देखिए, जब भी किसी रीज़न से अगर आपके पावर सिस्टम में कोई फॉल्ट होता है, कोई हैवी फॉल्ट होता है, तो उसके वजह से भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिस्टर्ब होता है, जिसके वजह से वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस आते हैं। ऐसे में कई बार ये देखा जाता है कि ब्लैकआउट की कंडीशन बनती है, एक पूरे एरिया की, पूरे सोसाइटी की ही लाइट चली जाती है, पावर सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है। ये सब तब होता है जब आपके पावर सिस्टम में कोई ना कोई फॉल्ट हो। तो अगर आपके पावर सिस्टम में ही कोई फॉल्ट हुआ है तो फॉल्टी कंडीशन के वजह से भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन की कंडीशन बनती है। अगला रीज़न दोस्तों आता है लूज कनेक्शन का। देखिए, आपके घरों में जिस ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रही है तो उस ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वहाँ लूज कनेक्शन होगा तो भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन की कनेक्शन बनेगी। आपके सोसाइटी में जो मेन सप्लाई का पॉइंट है, जहां मेन इनकमर आ रहा है, वहां अगर लूज कनेक्शन होगा तो भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन की कंडीशन बनेगी। वहां से आउटगोइंग में आपने जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया है वहां लूज कनेक्शन होगा तो भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन की कंडीशन बनेगी। तो मेन कहने का मतलब ये है कि आपका जो पूरा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, जो पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इस पूरे नेटवर्क में अगर कहीं भी लूज कनेक्शन होता है, कार्बनाइज्ड कॉन्टैक्ट होता है, तो वहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन की कंडीशन बनती है। इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आपके पूरे नेटवर्क में जो कनेक्शंस हैं ये प्रॉपरली टाइट होने चाहिए ताकि ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन का कारण ना बने। इसके अलावा दोस्तों एक रीज़न ये भी होता है कि जब भी हम कोई हैवी लोड को स्टार्ट करते हैं तब भी हमारा ये ऑब्जर्वेशन रहता है कि कुछ सेकंड के लिए, 1, 2, 2.5 सेकंड के लिए ही आपका जो वोल्टेज है इसमें डिप आता है। तो ये भी एक कारण है कि जब हैवी लोड चालू होते हैं तब भी वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है। तो ये सब वो कॉजेस हैं जिसके वजह से वोल्टेज फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन का इफेक्ट आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या पड़ता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस है, चाहे वो फ्रिज हो, टीवी हो, ये सारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन के वजह से। एक आध बार वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि ये ख़राब हो जाए, बट अगर आपके लोकेलिटी में, आपके सिस्टम में बार बार वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इन हाउस होल्ड अप्लायंसेस पर होता है। खासकर जो एलईडी रिलेटेड अप्लायंसेस है, जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, उनमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने के वजह से डैमेजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सॉल्यूशंस पे कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन का फिर सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो ये है कि आपको लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली करना होगा। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट था कि ओवरलोडिंग के वजह से वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो आपको ओवरलोड की कंडीशन आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में नहीं होने देनी है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो केबल का सिलेक्शन होगा वो केबल का सिलेक्शन आपको सही करना है, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब लोड की डिमांड बढ़ेगी, लोड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो उस वजह से आपके जो केबल हैं वो अंडररेटेड नहीं होने चाहिए। तो प्रॉपर साइज़ के केबल सिलेक्शन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके सिस्टम में वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, आपके लोकेलिटी में वोल्टेज फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम है, तो वोल्टेज स्टेबलाइज़र आपको बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ जो इक्विपमेंट है उनके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारे डोमेस्टिक सिस्टम में, इंडस्ट्रियल सिस्टम में आपको जो कनेक्शन है उसकी टाइटनेस प्रॉपरली इंश्योर करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं भी लूज़ कनेक्शन अगर रहेगा तो वो भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन का कारण बनेगा। एज ए इलेक्ट्रिकल पर्सन आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि आपका जो न्यूट्रल है ये प्रॉपरली अर्थ होना चाहिए। इवन आपका जो घर है उस घर का भी अर्थिंग सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, तो आप वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर जाएंगे। तो दोस्तों वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्या होता है हम सबको पता है, पर इसके पॉसिबल रीजंस क्या क्या है, इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पता होना ज़रूरी है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।